आप सभी को स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम देख रहे थे डीएसएसबी टीजीटी 2021 का मेल का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देख रहे थे और 50 क्वेश्चन हम लोगों ने व्याख्या के साथ बहुत अच्छे से देखा था कल। ये पार्ट 2 है और उसी पेपर को 50 से 100 तक हम क्वेश्चन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो 100 क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्ट से, तो हम इसे 50 के बाद अब 51 नंबर से देखेंगे। ठीक, तो आ जाइए अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का कहाँ गया, तो 51 नंबर का यहाँ है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। क्या होगा दुह प्लस साहस, तो दुह प्लस साहस जब मिलेगा तो दुस्साहस बनेगा। दुस्साहस में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। दुह प्लस साहस मिलेगा तो दुस्साहस बनेगा। इसके बाद दिया है कि कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फ़ॉन्टों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें अब किस फ़ॉन्ट के रूप में जाना जाता है। अरियल फ़ॉन्ट, लिगेसी फ़ॉन्ट, एल्जीरियन फ़ॉन्ट, कॉलिब्री फ़ॉन्ट। तो ध्यान देंगे कि कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फ़ॉन्टों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें अब किस फ़ॉन्ट के रूप में जाना जाता है, लिगेसी फ़ॉन्ट के रूप में। कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फ़ॉन्टों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें अब लिगेसी फ़ॉन्ट के रूप में जाना जाता है। लिगेसी फ़ॉन्ट विशेष रूप से टेक्स्ट को आकर्षक लुक देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लिगेसी फ़ॉन्ट चुने जाने पर अंग्रेजी कीबोर्ड से टाइप किया गया कोई भी टेक्स्ट हमें हिंदी में दिखाई देता है। दिया है कि इस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं। कौन सी लिपि है जिसे पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं, तो विकल्प है हीरोग्लिफिक लिपि, देवनागरी लिपि, दक्षिणी सामी लिपि, फारसी लिपि। तो याद रखेंगे कि जो हीरोग्लिफिक लिपि है इसे पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं। यहाँ पे दिया है कि हीरोग्लिफिक लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर लिपि भी कहते हैं। फिर है हिंदी की बोलियां कितनी मानी गई हैं, तो आपको पता है कि हिंदी में 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी में बोलियां कितनी हैं, 18। कहीं कहीं 17 रहता है, जब 18 विकल्प में ना हो तब 17 लगाएंगे, जब विकल्प में 18 हो तो 18 ही लगाएंगे। हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण दिया गया है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है, 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हो गई। अब 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 है, आइए देखते हैं। कौरवी है पश्चिमी हिंदी में, हरियाणवी या बांगरू है, दक्षिणी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली। अब पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो ये आपकी 18 बोलियां हो गई। फिर दिया है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, चित्र से, कुटिल से। कई लोग लगा देते हैं ब्राह्मी, बिना प्रश्न को ध्यान से देखे। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, कुटिल लिपि से। याद रखेंगे इसे, किससे हुआ देवनागरी का विकास, कुटिल लिपि से। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से चौथी 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई और इसी कुटिल लिपि से 9वीं शताब्दी में नागरी लिपि के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि की 2 शैली थी, दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ और उत्तरी शैली में गुप्त लिपि आई। फिर आई कुटिल लिपि, जिसे सिद्ध मातृका लिपि भी कहते हैं। फिर कुटिल लिपि के बाद आया देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। तो ब्राह्मी से विकास हुआ गुप्त का, गुप्त से कुटिल का, कुटिल से देवनागरी का। कुटिल लिपि की ही 2 भाग है, एक देवनागरी और एक शारदा। देवनागरी 9वीं सदी और शारदा 10वीं सदी में विकसित हुई।
इसके बाद 56 नंबर में है कि देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है, उस रेखा को क्या कहते हैं। जैसे हम लिख दिए क के ऊपर एक रेखा खींच दिए, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, तो इस रेखा को कहते हैं शिरोरेखा। क्या कहते हैं, शिरोरेखा। तो ध्यान रखेंगे, इसे हम कहते हैं शिरोरेखा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं 8वीं सदी के एक शिलालेख में हुआ। तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पे रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो देवनागरी के स्थान पे रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। इसके बाद है श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पे अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। तो ध्यान देंगे। इसके बाद है भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है देवनागरी लिपि को। किसे दी गई है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है, याद रखेंगे। इसके बाद 58 में आइए, 58 में दिया है आलोक का विलोम क्या होगा, विभा, अनन्य, कांति, तिमिर। तो आलोक का विलोम हो जाएगा तिमिर। क्या होगा, तिमिर। तो ध्यान देंगे, आलोक का विलोम तिमिर होगा। इसके बाद आते हैं 59 नंबर। 59 में नहीं, यहाँ पे कुछ और भी विलोम दिया है, जैसे अनन्य का विलोम अन्य होगा, सजल का निर्जल होगा, निंदा का स्तुति होगा और अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा। तो इसे भी दिया है, इसे भी ध्यान रखना है। अनन्य का विलोम अन्य, सजल का निर्जल, निंदा का स्तुति, अतिवृष्टि का अनावृष्टि और आलोक का तिमिर तो हमने देखा ही। दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय था ईसा की 8वीं सदी। दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था, ईसा की 8वीं सदी। दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय ईसा की 8वीं सदी था। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं जो निम्न हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागरी लिपि से नागरी नामकरण हुआ। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया, ऐसा माना जाता है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पे नागरी नाम पड़ा। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। फिर है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है, ऐसा किस विद्वान का मानना है। फ्रेंच विद्वान कुपेरी, मूलर, ओझा या प्रजिलुस्की। तो जो कुपेरी थे फ्रेंच विद्वान, यही मानते थे कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है। तो कौन मानते थे ऐसा, फ्रेंच विद्वान कुपेरी। अब देखिए कुछ विद्वान हैं जो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किससे मानते हैं, देख लेते हैं। जैसे जगत मोहन वर्मा हैं, ये तो वैदिक चित्रलिपि से मानते हैं ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति। राजबली पांडे सिंधु घाटी लिपि से मानते हैं। और डाउसन, कनिंघम, लसन ये मानते हैं आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से। और बूलर, डेविड ये मानते हैं उत्तरी सीमा से उत्पन्न। टेलर, डीके कैनम दक्षिणी सीमा से उत्पन्न मानते हैं। और वेबर, बेनफे, जैनसन ये फोनोसिया से उत्पन्न मानते हैं। 61 में दिया है कि उस शब्द का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय आपको पता है शब्द के शुरुआत में लगता है, अंतिम में लगता है, और उपसर्ग शुरुआत में लगता है। तो पुष्प प्लस इत, इसमें इत प्रत्यय लगा है। मनौती में ई लगा है और ललक में अक लगा है, लेकिन निर्दोष में निर उपसर्ग लगा है, प्रत्यय नहीं लगा है। दोष मूल शब्द है और निर्दोष प्रत्यय है।
दिया है कि निर्दोष में निर उपसर्ग है, इसीलिए निर्दोष प्रत्यय नहीं लगा है। पुष्पित में इत प्रत्यय है, मनौती में औती प्रत्यय है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। क्रिया या धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त को कृत प्रत्यय और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर दिया है निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य पहचानिए। गाड़ियां बहुत तेज चल रही हैं, तो ये तो सरल है। आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना, बिल्कुल जहाँ भी तो दिख गया जो तो वहाँ पे मिश्र वाक्य ही होता है। वह घर से निकला परंतु वापस लौट गया, परंतु आ गया तो संयुक्त वाक्य हो गया। शायद वह मान जाएगी, ये तो सरल है। लेकिन आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना, ये मिश्र वाक्य है। वहीं पे दिया है रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। 63 में दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो 3.5 मीटर जो है ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक तो है या गुणवाचक या निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक में कैसा है? तो निश्चित परिमाणवाचक है। निश्चित है ना, कितना लगेगा? तो 3.5 मीटर लगेगा। तो परिमाण क्या है? एकदम निश्चित है। तो यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। दिया है कि मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का भेद है। संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाण बोधक है। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। निश्चय और अनिश्चय के आधार पर परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद किए गए हैं, एक निश्चय परिमाणवाचक, एक अनिश्चय परिमाणवाचक। तो निश्चय में आता है 2 सेर घी, 10 हाथ 4 गज मलमल, और अनिश्चय में आता है बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद। निश्चय में निश्चित, अनिश्चय में अनिश्चित। आगे आइए, दिया है कि संयुक्त वाक्य को पहचानिए। मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूँ, सरल वाक्य है। मीता नए कपड़े लेके आई, सरल वाक्य है। वह शायद अभी तक नहीं पहुँचा, सरल है। रमेश ने काम खत्म किया और अपने घर चला गया। और आ गया ना, तो जहाँ भी और, लेकिन, परंतु, किंतु आएगा वहाँ संयुक्त वाक्य होगा। 65 में दिया है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो सुखदाई भाववाचक है, घटाओ ये भी भाववाचक है, मनुष्यता भी है। बट शीतल, शीतल के भाववाचक संज्ञा शीतलता होती है। शीतल विशेषण है ना, जल, शीतल जल, तो जल की विशेषता बताया, जल क्या है? शीतल है। शीतल की भाववाचक संज्ञा शीतलता होगी। और दिया है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, गर्मी, मित्रता इत्यादि। 66 में है मोहन पढ़ रहा है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? सबसे आसान, जो एकदम आसानी से समझ में आ जाए, तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो मोहन पढ़ रहा है, कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा। दिया है कि मोहन पढ़ रहा है, वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते। शब्दों का अलग अलग संदर्भों में जब प्रयोग किया जाता है तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, और इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। इसके 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ पर वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता द्वारा ज्यों का त्यों अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। फिर दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो पुनः उपसर्ग से बना है। पुनर्जीवन, पुरस्कार, पुरातन, प्रतियोगिता। तो पहले नंबर पे ही मिल गया पुनः जीवन, पुनः प्लस जीवन, पुनर्जीवन।
तो पुनर्जीवन पुनः से बना है। पुरस्कार पुरः प्लस कार से बना है। पुरातन पुरा प्लस तन से बना है। और प्रतियोगिता में मूल शब्द प्रतियोग है, इता प्रत्यय लगा है। तो ध्यान देंगे इसे आप लोग। इसके बाद ये आपको ध्यान देना है कि हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो 10 हैं, संस्कृत में जो उपसर्ग हैं वो 19 हैं और उर्दू में जो उपसर्ग हैं वो 12 हैं। हिंदी में 10, उर्दू में 12, संस्कृत में 19। याद रहेगा, हिंदी में 10 उपसर्ग, उर्दू में 12 और संस्कृत में 19। फिर दिया है उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रताप, उपाध्यक्ष, विदेश। तो प्रताप में प्र उपसर्ग है, उपाध्यक्ष में उप है, विदेश में वी है, लेकिन भ्राता में कोई उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे भ्राता हो जाएगा। भ्राता में कोई उपसर्ग नहीं है। प्रताप प्र प्लस ताप, अध्यक्ष अधि प्लस अक्ष, विदेश वी प्लस देश उपसर्गों से बने हैं। इसके बाद 69 में देखिए दिया है कि संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। कृपया अपनी मदद स्वयं करिए। तो इसमें संकेतवाचक क्या है? माली ने आज पौधों को पानी नहीं दिया, ये तो निषेधवाचक है, नकारात्मक हो गया। फिर आज मेरा मन कुछ अच्छा खाने को है, ये तो इच्छावाचक हो गया। लेकिन यदि तुम सही समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते, ये संकेतवाचक है। संकेतवाचक में संकेत किया जा रहा है कि यदि तुम सही समय पे इलाज करते तो ठीक हो जाते। तो ये संकेतवाचक वाक्य का विकल्प है। इसके बाद है खटोला। खटोला में कौन सा प्रत्यय है? तो खटोला में आ है, अ है, ओला है, ला है। तो खटोला में ओला प्रत्यय है। खटोला में कौन सा प्रत्यय है? ओला। ओला प्रत्यय देख लीजिए, मंझोला में, बिचोला में, सपोला में, पटोला में, बतोला में, इन सब में ओला प्रत्यय है। तो खट प्लस ओला खटोला। और आ प्रत्यय किस में है? प्यासा में, भूखा में, जोड़ा में, छात्रा में, बैठा में, इन सब में आ प्रत्यय है। 71 में पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। आपको पता है सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम वाचक, मध्यम वाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो मध्यम पुरुषवाचक में कौन आते हैं? तुम आता है, तुम्हारे आता है, आप आता है, ये मध्यम पुरुषवाचक में आता है। मुझे और हमें तो उत्तम पुरुष में आएगा और वे तो अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तुम्हारे में है। तुम्हारे शब्द का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री, पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। उत्तम पुरुष में देख लीजिए मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, वे। उत्तम पुरुष मतलब हम, मध्यम पुरुष मतलब हम जिससे कह रहे हैं, कोई बात श्रोता है। अन्य पुरुष जो दोनों के मध्य न हो, वो कहीं और है, वो अन्य है। वह, वे, यह, वे, जिनके बारे में बात की जा रही है। 72 में दिया है कि जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। याद रखेंगे, दिया है कि जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ बताए तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती हैं। साहित्य में लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद माने गए हैं, एक रूढ़ि लक्षणा, एक प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा में रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उससे संबंध रखने वाला अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, और प्रयोजनवती लक्षणा में किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा की जाती है। जैसे कार्य में कुशल, रूढ़ि लक्षणा।
अब बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई, प्रयोजनवती लक्षणा। 73 में दिया है कि सही वाक्य भेद पहचानिए। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में सरड़ ली, तो जहाँ भी और आ गया वहाँ अब सोचना ही नहीं है और किंतु परंतु, इसलिए वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जो, जैसा, कि, जब, तब में मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य तो सरल ही होता है। इसके बाद है सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, विरोधाभास, भ्रांतिमान, पुनरुक्ति। तो सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है क्योंकि हरि के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं और जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसमें दो बातें आवश्यक हैं कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होने चाहिए और एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो। उपरोक्त पंक्ति में हरि शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो बंदर और दूसरा ईश्वर, इसीलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। फिर दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। आधी, आधी क्या होता है? मानसिक रोग, शिक्षा, वात्सल्य, शारीरिक रोग। तो आधी होता है शारीरिक रोग। क्या होता है? आधी होता है मानसिक रोग और व्याधि होता है शारीरिक रोग। तो इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आधी मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग। जैसे मानसिक रोग में चिंता और काल्पनिक भय, ये सब आधी हैं, और कैंसर, मलेरिया, हैजा, ये सब व्याधि हैं। तो आधी मानसिक, व्याधि शारीरिक। ये आधी व्याधि कंफ्यूज कर देता है, ध्यान रखेंगे। फिर दिया है 76 में कि जहाँ किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक। तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 77 में दिया है पुष्कर, पुष्कल। इन शब्द युग्म का अर्थ बताना है। तो पुष्कर मतलब तो हो जाएगा जलाशय और पुष्कल मतलब हो जाएगा बहुत। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। पुष्कर मतलब जलाशय और पुष्कल मतलब बहुत, तो इसे ध्यान रखेंगे। फिर दिया है यथासाध्य में अव्ययी भाव समास से है, इसका विग्रह करना है। यथासाध्य, यथा का साध्य, जी नहीं, न साधनीय योग्य, वो तो असाध्य हो जाएगा। तो यथासाध्य मतलब जितना साधा जा सके उसे कहते हैं यथासाध्य। यथासाध्य में कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समासिक या समास पद अव्यय हो जाए तो वहाँ अव्ययी भाव होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आमरण, मरण तक, आजन्म, जन्म तक, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। फिर एक पंक्ति है, पूछा है अलंकार कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। तो स की आवृत्ति हुई है, तो वृत्त्यानुप्रास से अनुप्रास का भेद, तो पंक्ति में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना है। फिर है यमक, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पे अलग अलग अर्थ हो, वहाँ यमक होता है। उदाहरण दिया है यमक का, जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ तारे शब्द दो आया है परंतु अर्थ अलग अलग है। फिर दिया है विप्सा कि जब दुख, आश्चर्य, आदर, हर्ष, शोक इत्यादि जैसे विस्मयादि बोधक भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए तो उसे ही विप्सा अलंकार कहते हैं। किसे कहते हैं विप्सा? जब दुख, आश्चर्य, आदर, हर्ष,
शोक इत्यादि जैसे विस्मयादि बोधक भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए वहाँ विप्सा अलंकार होता है। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भायो राधा मई, और राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई, तो यहाँ विप्सा अलंकार है। 80 में दिया है जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जातिवाचक मतलब जिससे एक जाति का बोध हो। गोदान में तो व्यक्तिवाचक एक नॉवेल है। कोहिनूर तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। पंकज नहीं, पंकज भी आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन मनुष्य, मनुष्य में कई जातियां हैं तो मनुष्य जातिवाचक हो जाएगा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। जातिवाचक संबंधियां, जातिवाचक संज्ञाएं निम्न स्थितियों में होती हैं, जैसे संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, बहन, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, इन सब में जातिवाचक संज्ञा है। पशु पक्षियों के नाम में जातिवाचक संज्ञा है, जैसे घोड़ा, गाय, कौआ, तोता, मैना। फिर वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबुल जातिवाचक है। प्राकृतिक तत्वों के नाम तूफान, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब में जातिवाचक संज्ञा है। अब आता है कंप्रीहेंशन, जो 81 से 85 तक पूछा गया है। कितना? 81 से 85 तक। तो इसे हम देखते हैं। इसमें आपको अवतरण दिया रहता है और उसे ध्यानपूर्वक क्या होता है, पढ़ना रहता है। और इसी में से फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर देने रहता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अवतरण है कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी से मुस्कुराहट तो न जाने कहाँ खो गई है। कुछ दशक पहले तक तो लोग एक दूसरे को देखते ही एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करते थे, किंतु आज यह दशा है कि किसी पहचान वाले को देखते ही व्यस्तता का मुखौटा लगा के अभिवादन की प्रक्रिया से स्वयं को बचा के सुरक्षित निकलना ही बहादुरी का कार्य समझते हैं। जबकि मुस्कुराहट एक ऐसी औषधि है जो मनुष्य को बिना किसी दाम के मिली है। यह उसे शारीरिक एवं मानसिक रोगों का उपचार करने में पूर्णतः सक्षम है। जो व्यक्ति मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करता है वह निश्चय ही सारे दिन ऊर्जावान रहता है। वह बिना किसी तनाव के सारे कार्य कुशलता से पूर्ण कर पुनः अगले दिन के लिए नए कार्यों में पूरा करने की कुशल रणनीति बनाता है और निश्चिंत होकर सो जाता है। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य सभी लोग चाहते हैं। उसकी एक छोटी सी मुस्कुराहट के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके समीप आने का प्रयास करते हैं, और ठीक इसके विपरीत अनायास ही खींचने वाले व्यक्ति से हर कोई दूरी बनाना पसंद करता है। हर कोई उससे बचना चाहता है। पुरानी कहावत है कि प्रसन्न वदन के दर्शन मात्र से ही समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अतः हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वयं प्रसन्न रह के दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। तो ये अवतरण था। अब दिया है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द है जो दशा का समानार्थी है। दिखावा, दिशा, स्थिति शामिल। तो दशा का समानार्थी होता है स्थिति। हमारी दशा बिगड़ गई या हमारी स्थिति बिगड़ गई। फिर दिया है कैसे व्यक्तियों से लोग मिलना पसंद नहीं करते हैं, तो जो हर बात पे झुंझला जाते हैं। फिर है कि अनुच्छेद में जीवन की किस अमोल औषधि के बारे में बताया गया है, तो मुस्कुराहट के बारे में। फिर है कि अनुच्छेद के अनुसार आज के समय में किसी पहचान वाले को देखते ही लोग क्या करते हैं, तो व्यस्तता का मुखौटा लगा के निकल जाते हैं। फिर दिया है कि दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। यही होता है सबसे कठिन। सटीक शीर्षक, तनावपूर्ण वातावरण, खींचने वाला व्यक्ति, मुस्कुराहट या व्यस्त जिंदगी। तो सटीक शीर्षक होगा इसके लिए व्यस्त जिंदगी। वैसे तो 5 प्रश्न है, तो पहले हमको प्रश्न पढ़ना होता है, क्योंकि हम पूरा अवतरण पढ़ेंगे एग्जाम में तो टाइम लगेगा। तो हमें पहले प्रश्न पढ़ना होता है, फिर उसके बाद जाया जाता है उसका आंसर खोजने, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो तुरंत हमारा ध्यान आंसर पे रहेगा।
86 पे आइए, फिर दिया है कि निम्न काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए 86 से 90 तक और संबंधित प्रश्नों को दिए गए बहुविकल्पियों में से सही विकल्प को चुनिए। मतलब 5 आपको गद्य का क्वेश्चन रहेगा, 5 आपको पद्य का। तो पद्य क्या है कि अचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में, सहनशीलता दृढ़ता हस्ती जिनके यौवन के प्राणों में, वही पंथी बाधा को तोड़े बहते हैं जैसे हो निर्झर, प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पे चल के। आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुणाई, नए जन्म की श्वास तुम्हारे अंदर जग कर है लहराई। आज विगत युग के पतझड़ पे तुमको नव मधुमास खिलाना, नव युग के पृष्ठों पर तुमको है नूतन इतिहास लिखाना। उठो राष्ट्र के नव यौवन तुम, दिशा दिशा का सुन आमंत्रण, जागो देश के प्राण, जगा दो नए प्रात का नया जागरण। आज विश्व को यह दिखला दो हम में भी जागी तरुणाई, नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। तो प्रश्न है कि नवयुवक प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं। तो नवयुवक प्रगति के नाम को सार्थक करते हैं दुर्गम रास्तों पे चल के। फिर है काव्य के अनुसार विगत युग के पतझड़ से क्या आशय है। तो विगत युग के पतझड़ से आश्रय है कि अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं। फिर दिया है तरुणाई का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। तो युवावस्था तारुण्य जवानी है लेकिन बुढ़ापा नहीं है। फिर है कवि देश के नव युवकों को आह्वान क्यों कर रहा है, क्योंकि उनमें नए कार्य करने की उत्साह व क्षमता है। काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो उचित शीर्षक होगा नव युवकों का आह्वान। इसके बाद 10 और प्रश्न बचे हैं, उनको देख लेते हैं। प्रश्न है कि छात्र के अधिगम की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो छात्र के अधिगम की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को आकलन अधिगम कहा जाता है। असेसमेंट लर्निंग, आकलन अधिगम कहा जाता है। छात्र के अधिगम की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को आकलन अधिगम कहा जाता है। फिर नाटक क्या है। तो नाटक कला प्रदर्शन है। क्या है? कला प्रदर्शन। नाटक कला प्रदर्शन है। नाटक काव्य का एक रूप है जो श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृश्य भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति करती है, उसे नाटक कहते हैं। 93 में दिया है कि किस समाज में पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकार समान हैं। लिंग समान समाज में, राष्ट्रीय समाज में, हिंदू समाज में, ट्रांसजेंडर समाज में। तो किस समाज में पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकार समान हैं। तो लिंग समान समाज में। लिंग समान समाज में पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकार समान हैं। दिया है प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं है। तो प्रकृति क्या है? नाटक, कहानी, कला, नृत्य। तो प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं है। तो वो कला है। आइए देखते हैं। प्रकृति कला है लेकिन प्रकृति नहीं है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव से है। किसी भी सजीव, निर्जीव पदार्थ आदि का स्वाभाविक रूप, गुण या तत्व जो उसके रूप में के मूल में होता है वही उसकी प्रकृति है। नेचर वाली प्रकृति नहीं, यहाँ जो जिसका गुण होता है, जो जिसका स्वभाव होता है वो वाली प्रकृति। तो प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं है। तो वो है कला। फिर दिया है विकास का तात्पर्य क्या है। प्रायोगिक परिवर्तन, प्रबोधक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन। तो विकास का तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन। क्या होगा विकास का तात्पर्य? गुणात्मक परिवर्तन।
विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दिशा में वृद्धि न हो। तो विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। आ जाइए 96 नंबर, और इसमें दिया है कि भाषा के लक्षण संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास किस आयु में आते हैं? किशोर में, बचपन में, मध्यम में या युवा में? तो भाषा के लक्षण संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास बचपन में आते हैं। फिर दिया है कि अध्यापन से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो अध्यापन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अधिगम। क्या है? अधिगम। बिना अधिगम के सफल अध्यापन कार्य नहीं किया जा सकता। फिर दिया है समावेशन में सबसे बड़ी बाधा किसके कारण होती है? मित्र, परिवार, समाज, अड़ोस पड़ोस। तो समावेशन में सबसे बड़ी बाधा समाज के कारण होती है। सामाजिक मानदंड अक्सर समावेशन के लिए सबसे बड़ी बाधा होते हैं। पुराने दृष्टिकोण और वर्तमान सोच अभी भी विकलांग छात्रों और सीखने के मुद्दों के साथ अल्पसंख्यक संस्कृतियों के छात्रों के आवाज़ का विरोध करते हैं। तो समावेशन में सबसे बड़ी बाधा किसके कारण होती है? समाज के कारण। 99 में दिया है कि निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का समानार्थी है। क्या है? तो निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का समानार्थी है मुखर। क्या है? मुखर। निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का तात्पर्य उस पठन सामग्री से है जो एक विशेष कक्षा के छात्र हेतु निर्धारित की जाती है। फिर है आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर का कि किसे हमेशा अधिगम में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए माना जाता है? अधिगम में केंद्रीय भूमिका कौन निभाता है? लेखन, भाषा, आकलन, अध्ययन। तो अधिगम में सबसे केंद्रीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भाषा। भाषा को हमेशा अधिगम में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए माना जाता है। भाषा की शिक्षा देने के लिए शिक्षक कई विधियां या सूत्र अपनाता है, जैसे सरल से जटिल की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर इत्यादि। अधिगम में भाषा के माध्यम से ही हम छात्रों के साथ संवाद स्थापित करते हैं। तो हमारा ये पेपर जो 2021 मेल का 18 सितंबर को हुआ था कंप्लीट हो गया। इसमें 80 प्रश्न आपके सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर तो पता ही है, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये सब रहता है। मैथ 20-20 क्वेश्चन। सेकंड पेपर में आपका 100 प्रश्न रहता है और 100 में से 80 आपका हिंदी रहेगा और उसमें 10 गद्य और पद्य के क्वेश्चन रहेंगे, अवतरण दिया रहेगा और 10 टीचिंग एप्टीट्यूड रहेंगे। तो 1 से 80 तक हिंदी रहेगा, फिर 80 से 90 तक आपका अवतरण दिया रहेगा, 2 ठो, एक गद्य एक पद्य का, फिर 90 से 100 तक टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहते हैं 10, जैसे हमने देखा 90 से 100 तक। तो हमें इसे भी देखना है। चलिए आ जाइए, अब हम अगला पेपर देखेंगे टीजीटी मेल 2021 का ही, लेकिन ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। हमने जो देखा था वो फर्स्ट शिफ्ट का था, ये सेकेंड शिफ्ट का रहेगा। तो इसे देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्रतिदिन मैं आप लोगों को इसकी वीडियो उपलब्ध करवाऊंगी। आधा घंटा, 1-1 घंटा, आधा घंटा 40 मिनट लगेगा इसके लिए। तो आपको इसका वीडियो मिल जाया करेगा। 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे अच्छे से व्याख्या के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।